प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर करुणेश प्रकाश भट्ट, विभागाध्यक्ष हिंदी, संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको हिंदी का महत्व और उसकी उपयोगिता के अंतर्गत विश्व भाषा के रूप में हिंदी शीर्षक पर प्रकाश डालेंगे। हमारी हिंदी हमारे देश में तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में लोकप्रिय है ही। पूरी दुनिया में हिंदी का डंका बज रहा है और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी हिंदी समादृत है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। कोई भी भाषा एक दिन में विकसित नहीं होती। भाषा के विकास में एक दशक नहीं बल्कि सदियों का समय लगता है। ऐसा ही कुछ हिंदी के संदर्भ में भी है। हिंदी के विकास के पीछे एक बहुत लंबा इतिहास है और हिंदी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के बलबूते देश देशांतर में फैली हुई है और यही कारण है कि हिंदी का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। हमारी हिंदी अपनी समन्वयकारी शक्ति के कारण, अपनी भौगोलिक स्थिति के विस्तार के कारण और अपने गुणों के कारण पूरी दुनिया में छाई हुई है और पूरे विश्व में इसको बड़े आदर के साथ अपनाया जा रहा है। हिंदी की व्यापकता को, हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को हम कुछ बिंदुओं के आधार पर देख सकते हैं। प्रथम बिंदु है हिंदी की भौगोलिक स्थिति। हिंदी की भौगोलिक स्थिति मतलब कि हिंदी का विस्तार पूरी दुनिया में किस तरह है, इसको हम 3 रूपों में देख सकते हैं। एक तो भारतवंशी देश, दूसरा बृहत्तर भारत या भारत के पड़ोसी देश और तीसरा विश्व के अन्य देश। इन 3 रूपों में हिंदी का विस्तार पूरी दुनिया में है। भारतवंशी देश से तात्पर्य है कि ऐसे देश जहां पर हमारे देश के मजदूर और श्रमिक वर्ग अपने साथ अपने रीति रिवाज, धर्म और संस्कार लेकर उस देश में गए जहां पर उन्होंने अपना जीवन यापन शुरू कर दिया और हिंदी भाषा को लेकर वहां पर उन्होंने पूरी तरह से अपने जीवन को संचालित किया। उनके जीवन में हिंदी भाषा रच बस गई। वे पूरी तरह से भारतीय लोग थे जो ऐसे देशों में जाकर बसे जहां पर उन्होंने भारतीय संस्कृति और सभ्यता के साथ साथ हिंदी भाषा और धर्म का भी खूब प्रचार प्रसार किया और ऐसे देशों की मातृभाषा हिंदी है। इन देशों में हम शुमार करते हैं फिजी, सूरीनाम, मॉरिशस, त्रिनिडाद, टोबैगो, फिजी, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका, गुयाना। ये तमाम देश इस श्रेणी में आते हैं जहां पर हमारे देश के लोग गए और वहां पर बस गए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ और अपनी भाषा के साथ। दूसरा वर्ग है बृहत्तर भारत। हमारे जो पड़ोसी देश हैं या पहले हम जिनको बृहत्तर भारत के रूप में जानते थे, इन देशों में भी हिंदी व्यापक रूप में बोली जाती है। ये देश हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, नेपाल, भूटान, चीन, थाईलैंड, सिंगापुर, नेपाल और तीसरे ग्रुप में विश्व के अन्य देश शामिल हैं। अर्थात ये वे देश हैं जहां से हमारे देश का राजनयिक संबंध है, जहां से हमारे देश का मित्रतापूर्ण संबंध है और इन देशों में खासकर तौर से यूरोपीय देश, विकसित देश शामिल हैं जिसमें अमेरिका, रूस,
ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, नॉर्वे, मैक्सिको जैसे तमाम देश शामिल हैं। इस प्रकार पूरी दुनिया में हिंदी का विस्तार है। भाषा की दृष्टि से या पूरी दुनिया में हिंदी किस तरह बोली जाती है या उसका स्वरूप क्या है, एक तौर से एक तरफ तो हम ये कह सकते हैं कि एक समय हिंदी तीसरे स्थान पर थी विश्व में, लेकिन आज हिंदी दुनिया में दूसरे स्थान पर आ गई है। चीन के बाद हिंदी का ही स्थान इस समय पूरी दुनिया में हो गया है। पहले चीनी अंग्रेजी के बाद हिंदी तीसरे स्थान पर थी, लेकिन आज हिंदी चीन के बाद दूसरे स्थान पर आ गई है। चीन की जो मंदारिन भाषा है वो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बोली जाती है, उसके बाद हिंदी का ही स्थान है। पूरी दुनिया के लगभग 150 देशों में, पूरी दुनिया के लगभग 180 विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई होती है। 50 देशों के 180 विश्वविद्यालयों में हिंदी का पठन पाठन होता है। अकेले अमेरिका में 33 अध्ययन केंद्र हैं और अमेरिका के साथ साथ विश्व के अन्य देशों में भी हिंदी का पठन पाठन होता है। इस दृष्टि से हमारी हिंदी बहुत संपन्न है। अब हम दूसरे बिंदु पर प्रकाश डालते हैं कि विश्व हिंदी सम्मेलन की दृष्टि से हिंदी की क्या भूमिका है, हिंदी की क्या स्थिति है। भारत में समय समय पर विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में संपन्न हुआ था, जिसमें भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी भाग लिया था और तब से आज तक 11 विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया है और 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन मॉरिशस में किया गया। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए भारत में, जिसके फलस्वरूप भारत के वर्धा में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और इस विश्वविद्यालय में देश विदेश के हजारों लाखों छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन एक ऐसा मंच है जहां पर पूरी दुनिया के प्रतिनिधि भाग लेते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं एक मंच और एक प्रांगण में बैठकर। तो इस प्रकार विश्व हिंदी सम्मेलन के माध्यम से हिंदी वैश्विक स्तर पर बहुत प्रतिष्ठित हुई है। तीसरा बिंदु है शब्दकोश की दृष्टि से हमारी हिंदी पूरी दुनिया में कितनी समृद्ध है, इसका एक उदाहरण हम शब्दकोश के माध्यम से भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हिंदी के तमाम शब्दों को लिया गया है, जैसे भक्ति, भजन, भगवान, भांग, आलू, अड्डा। इसके अलावा मंडल, चक्र, धर्म, गुरु, स्वास्तिक, योग जैसे शब्दों को भी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल किया गया है। एक दूसरा शब्दकोश बहुत लोकप्रिय है इंग्लैंड में, मैकमिलन शब्दकोश में भी बाबा, रोटी, चुन्नी और पान जैसे शब्दों को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त फ्रेंच और पुर्तगाली शब्दकोशों में भी हिंदी के शब्दों को ग्रहण किया गया है। जैसे हिंदी का एक शब्द है बांधना, इस बांधना शब्द को पुर्तगाली शब्दकोश में बैंडाना शब्द के रूप में शामिल किया गया है। बांधना शब्द को पुर्तगाली शब्दकोश में बैंडाना शब्द के रूप में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार शब्दकोश के रूप में भी हमारी हिंदी दुनिया में अपना महत्व स्थापित कर रही है और लगभग 3000 के शब्द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हिंदी के शामिल किए गए हैं।
हिंदी की विश्वव्यापकता की दृष्टि से हम एक और बिंदु पर प्रकाश डालेंगे, हिंदी का डिजिटल स्वरूप। हमारी हिंदी पूरी तरह से आज डिजिटल हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी अपने इस डिजिटल स्वरूप में काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। कंप्यूटर के बेताज बादशाह बिल गेट्स ने कहा है कि कंप्यूटर के लिए सर्वश्रेष्ठ भाषा हिंदी है। बिल गेट्स ने कहा है कि कंप्यूटर के लिए सर्वश्रेष्ठ भाषा हिंदी है। आज हिंदी में ऑनलाइन कारोबार हो रहा है और हिंदी में अनेक ब्लॉग, पोर्टल, वेबसाइट उपलब्ध हैं। सोशल साइट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हिंदी में प्रतिदिन लाखों करोड़ों की संख्या में संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है और इस प्रकार मोबाइल और इंटरनेट पर हमारी हिंदी पूरी तरह से छाई हुई है और लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पर हिंदी इस रूप में राज कर रही है। रेडियो स्टेशन, भारत के अलावा विश्व में अनेक रेडियो स्टेशन हैं, आकाशवाणी केंद्र हैं जो निरंतर हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं या हिंदी में समाचारों का संप्रेषण कर रहे हैं। आप सभी लोग जानते हो कि BBC लंदन का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही लोकप्रिय रहा है। इसी प्रकार वॉइस ऑफ अमेरिका, रेडियो कोलोन जो जर्मनी का है, रेडियो ईरान, रेडियो ऑस्ट्रेलिया, रेडियो चीन, इस प्रकार तमाम प्रकार के रेडियो स्टेशन हैं जो समाचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जिनके माध्यम से जुड़कर हिंदी का आनंद ले रहे हैं। पत्र पत्रिकाएं, हिंदी के वैश्विक रूप को हम पत्र पत्रिकाओं से भी समझ सकते हैं। अनेक प्रकार की पत्र पत्रिकाएं विश्व में निकल रही हैं। जैसे जापान की बात करें तो जापान में सर्वोदय ज्वालामुखी पत्रिका निकलती है। इसके अलावा ब्रिटेन से पूर्वाई, कनाडा से हिंदी चेतना, कनाडा के टोरंटो से वसुधा पत्रिका निकलती है, चीन से सचित्रा पत्रिका निकलती है और सूरीनाम से अन्यथा पत्रिका निकलती है और फिजी से शांतिदूत पत्रिका तो पिछले 70-80 वर्षों से लगातार निकल रही है। मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस से तो हिंदी का एक बहुत बड़ा केंद्र है और वहाँ से अरुणोदय, बसंत, रिमझिम, इंद्रधनुष, पंकज जैसी तमाम पत्रिकाएं निकल रही हैं। तो इन पत्र पत्रिकाओं के रूप में भी हिंदी बहुत पूरे संसार में काफ़ी लोकप्रिय है और चर्चित हो रही है। अगला बिंदु लेते हैं अनुवाद। अनुवाद के रूप में भी हमारी हिंदी वैश्विक पटल पर छाई हुई है। हम सभी जानते हैं कि रामचरितमानस का अनुवाद विश्व की अनेक भाषाओं में हो चुका है। रामचरितमानस के साथ साथ हिंदी की अन्य रचनाएं जैसे भगवती वर्मा की चित्रलेखा, फरीश्वरनाथ रेणु का मैलांचल, यशपाल का झूठा सच जैसी तमाम रचनाओं का अनुवाद दुनिया की अनेक भाषाओं में हुआ है। प्रेमचंद के गोदान की अगर बात करें तो गोदान ही एक ऐसी कृति है कि जिसकी बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। गोदान का अनुवाद बहुत भाषाओं में हुआ है और गीतांजलि के अनुवाद ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि, उनकी लगभग 70 पुस्तकों का अनुवाद किया जा चुका है। तो इस प्रकार अनुवाद के क्षेत्र में भी हिंदी ने पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया है। कुछ प्रमुख देशों में हिंदी की क्या स्थिति है, हम इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। रूस, भारत
का एक मित्र देश रहा है और रूस में हिंदी की स्थिति बहुत ही मजबूत रही है। वहाँ पर हिंदी शिक्षण में, अध्ययन में और अनुसंधान में हमेशा लोकप्रिय रही है और हिंदी की उपयोगिता रूस में बहुत पहले से ही देखी गई है। रूस के अनेक साहित्यकार हिंदी की रचनाओं में संलग्न हैं और हिंदी के प्रति उनमें श्रद्धा है। ब्रिटेन में 3 विश्वविद्यालयों में हिंदी का पठन पाठन बहुत बेहतर ढंग से होता है। ये विश्वविद्यालय है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और लंदन विश्वविद्यालय। फ्रांस की बात अगर करें तो फ्रांस में 4 भारतीय भाषाओं का विभाग है, हिंदी, उर्दू, तमिल और बांग्ला। यहाँ पर हिंदी का 3 वर्षीय पाठ्यक्रम भी चलता है। मेलबर्न विश्वविद्यालय में भी हिंदी पढ़ाई जाती है। इसके अलावा ऐसे तो तमाम देश हैं जहाँ पर हिंदी का पठन पाठन बहुत ही सुचारू ढंग से हो रहा है। कनाडा एक देश है जहाँ पर हिंदी प्रचारणी सभा के माध्यम से हिंदी का काफ़ी प्रचार प्रसार किया गया। वहाँ पर डॉक्टर श्याम त्रिपाठी ने हिंदी में बहुत काम किया है और एक बड़े साहित्यकार भी हैं और उन्होंने हिंदी चेतना के माध्यम से हिंदी चेतना पत्रिका निकाली और उसके माध्यम से उन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। अगर श्यामचंद्र त्रिपाठी का एक कथन मुझे स्मरण आ रहा है। उन्होंने लिखा है कि विदेशों में हिंदी का भविष्य बहुत उज्जवल है और वो कहते हैं कि मैंने अपने घर में एक कोने पर हिंदी स्थान के नाम से एक जगह सुरक्षित की है जहाँ पर हिंदी की किताबें रखी जाती हैं और मेरा अनुभव है कि 10-15 वर्षों तक मैंने लगातार अंग्रेजी सीखकर और उसमें लिखने का प्रयास किया, लेकिन मुझे जो संतोष मातृभाषा हिंदी में हुआ वो अंग्रेजी सीखने में नहीं हुआ। यह बात मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं अकेले ही नहीं कर रहा हूँ, लाखों हजारों प्रवासी भारतीयों के दिल में भी यही बात है कि जो सम्मान, जो संतोष हिंदी में मिला वो अंग्रेजी भाषा सीखने में नहीं मिला। तो इस प्रकार हिंदी के प्रति बहुत निष्ठा है श्यामचंद्र त्रिपाठी में। और एक देश मॉरिशस की हम चर्चा करते हैं। मॉरिशस जो कि भारत का बहुत संबंधी देश है और एक तरह से भारत है, चूँकि भारत की सांस्कृतिक विरासत वहाँ पूरी तरह से जीवंत है। मॉरिशस में जो हिंदी का प्रचार प्रसार है या एक तरह से कहें कि पूरी तरह से वहाँ पर एक हमें लघु भारत दिखाई देता है। 1834 से 1915 के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भोजपुरी क्षेत्र के कुछ श्रमिक मजदूर या उनका जत्था मॉरिशस में गया और वहीं पर बस गया। ये लोग अपने साथ जाते समय यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के धर्म ग्रंथ और कुछ पुस्तकें भी ले गए और वहाँ पर इन्होंने जाकर प्रचार प्रसार किया और वहीं के होकर रह गए। तो वहाँ बसने के साथ साथ हिंदी भाषा, धर्म और भारतीय संस्कृति को भी इन्होंने वहाँ पर खूब प्रसारित किया। और इस प्रकार देखा जाए तो वहाँ पर हमारा पूरी उत्तर प्रदेश जीवंत दिखाई देता है। तो मॉरिशस की धरती हिंदी साहित्य की धरती है और भारतीय संस्कार वहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वहाँ पर आर्य समाज ने भी हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया। आर्य समाजी हिंदी को आर्य भाषा कहा करते थे और इस दृष्टि से उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हिंदी को वहाँ पर आगे बढ़ाया। वहाँ पर कुछ साहित्यकार बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं जिनमें अभिमन्यु अनंत, सोमदत्त बखौरी और रामदेव धुरंधर का नाम लिया जा सकता है। ये बड़े ऊंचे तबके के साहित्यकार थे। खास तौर से वो अभिमन्यु अनंत
जो बहुत बड़े कवि, साहित्यकार, नाटककार, इतिहासकार, यानी साहित्य की अनेक विधाओं में पारंगत विद्वान थे अभिमन्यु अनंत, और जो अब कीर्तिशेष हो गए हैं। अभिमन्यु अनंत ने 5 काव्य संग्रह की रचना की और इसके अलावा बहुत सारी कविताओं का उन्होंने सृजन किया। उनका अंतिम काव्य संग्रह एक है गुलमोहर खोल उठा, गुलमोहर खोल उठा, और उसमें वो लिखते हैं कि नेताओं पर व्यंग करते हैं, या नेताओं की बात पर वो कविता में कहते हैं कि वायदों से तो पेट भर गया है, अब आश्वासनों का मनोरंजन बाकी है। वायदों से तो पेट भर गया है, अब आश्वासनों का मनोरंजन बाकी है। आम आदमी के दर्द को अभिमन्यु अनंत ने बहुत गहराई से महसूस किया है। वो अपनी उसी गुलमोहर कविता में लिखते हैं कि आम आदमी सबसे ज़्यादा छला जाता है, सबसे ज़्यादा परेशान है, उसका वर्तमान और भविष्य दोनों अंधकारमय है। वो लिखते हैं कि पूरी दुनिया में हिरोशिमा विकसित हो रहा है, पूरी दुनिया में हिरोशिमा विकसित हो रहा है। आश्चर्य की बात है कि अगर आदमी रोटी से मरे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन आजकल आदमी की वजह से मर रहा है, आदमी को आदमी ही मार रहा है। तो इस प्रकार एक दर्द जो है उनकी कविताओं में छलकता है। एक और कविता का उदाहरण मैं देना चाहूँगा, बहुत ही सुंदर उदाहरण है। राजनेताओं के ऊपर उन्होंने लिखा है कि राजनेता अगर मिट्टी से प्रेम नहीं करता, उसके जीवन में अगर देश के प्रति उथल पुथल ना हो, उसके हृदय में धरती के प्रति प्यार ना हो, तो कैसा नेता है। तो एक कविता में कहते हैं कि कैसे मान लूँ कि तुम मेरे देश के हो, क्या कभी तुम गन्ने के खेतों के बीच की मेड़ों पर ओस की बूंदों से नहाई हुई पगडंडियों पर कभी चले हो, क्या तुम्हारे पसीने की एक बूंद भी टपकी है प्यासी धरती की छाती पर, क्या समंदर में उठने वाली आंधियों को, उसकी तपिश को तुमने कभी महसूस किया है, कैसे मान लूँ कि तुम मेरे देश के हो। इस तरह का जज्बा लेकर लिखने वाले अभिमन्यु अनंत जैसे साहित्यकार मॉरीशस की धरती पर हमारे देश के गौरव को बढ़ा रहे हैं। ऐसे मान सम्मान और ऐसे स्वाभिमानी साहित्यकार जिन्होंने मॉरीशस को अपनी साहित्य की संपन्नता से विभूषित किया है, मैं ऐसे साहित्यकार के प्रति अपना समादर व्यक्त करता हूँ। इस प्रकार अभिमन्यु अनंत, या ब्रिटेन में तेजिंदर शर्मा एक बहुत बड़े कहानीकार हुए हैं, उनकी कहानियाँ बहुत चर्चित हैं। प्राण शर्मा जैसे लेखक, दिव्या माथुर जैसी लेखिका, ये तमाम प्रकार के साहित्यकारों से पूरी दुनिया जो है वो लाभान्वित हो रही है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी हिंदी के विकास में अपना योगदान दे रही हैं वैश्विक स्तर पर, जैसे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने भी विदेशों में कई हिंदी पीठों की स्थापना की है, और भारतीय दूतावास जो है वहाँ भी हिंदी पुस्तकों का संग्रह होता है, और वो भी हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना योगदान देते हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय समितियां भी बनी हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति न्यूयॉर्क में है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार मेहता, जो बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान किया है। तो इस तरह से पूरी दुनिया में हिंदी तमाम रूपों में छाई हुई है। एक बात और अंतिम कहना चाहूँगा कि हमारे कुछ राजनेताओं ने भी विश्व पटल पर हिंदी को गौरवान्वित किया है, जिसमें प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र की महासभा को 2000 और 2002 में संबोधित किया था पहली बार हिंदी में, और हिंदी का मान सम्मान बढ़ाया था। इसी क्रम में 2014 में वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था,
संयुक्त राष्ट्र को, और विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने भी 2017 में हिंदी में संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया था। इस प्रकार इन राजनेताओं ने भी हिंदी के प्रति अपना प्रेम दिखाकर वैश्विक फलक पर हिंदी की शक्ति और सामर्थ्य को प्रदर्शित किया था। मैं इन नेताओं को भी साधुवाद देता हूँ। इस प्रकार हमारी हिंदी पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में लोगों के दिलों पर राज कर रही है। आइए हम भी हिंदी के प्रति अपने समादर को व्यक्त करते हुए हिंदी के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, क्योंकि हिंदी इस देश की आत्मा है, हिंदी हमारे देश की प्राण है। और ये हिंदी पूरी दुनिया में तो अपना जय घोष कर ही रही है, लेकिन जब तक हम भारतवासी हिंदी के प्रति पूर्ण निष्ठा नहीं रखेंगे, तब तक हिंदी के प्रति हमारा जो दायित्व है वो अधूरा ही माना जाएगा। इसलिए हम सभी एक बार पुनः हिंदी के प्रति समर्पित होकर जय हिंदी जय नागरी का उद्घोष करें। धन्यवाद।